द डिबेट में आपका स्वागत है। जब कोई इंसान ये जानता है कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने बचे हैं, तो हम आमतौर पर एक बहुत ही स्पष्ट और अनुमानित तस्वीर की उम्मीद करते हैं। हाँ, बिल्कुल। निराशा या दुनिया से कट जाने वाली भावना। सही कहा। मतलब ये एक सीधा गणित लगता है ना, मृत्यु का साया मतलब जीवन का ठहराव। लेकिन फिर आप रैंडी पॉश और उनके द लास्ट लेक्चर की दुनिया में कदम रखते हैं और वो गणित पूरी तरह से टूट जाता है। हाँ, बिल्कुल टूट जाता है। एक आदमी जो मौत के बिल्कुल सामने खड़ा है, वो रोने या डरने के बजाय हजारों लोगों के मंच पर आता है और जीवन जीने के सबक साझा करता है। और यही बात इस सामग्री को इतना खास बनाती है। तो आज का हमारा मुख्य वैचारिक प्रश्न यही है कि रैंडी पॉश के इस अंतिम संदेश का मूल दर्शन, इसका जो कोर फिलॉसफी है, वो वास्तव में क्या है? क्या ये महत्वाकांक्षा, सपनों का पीछा करने और बाधाओं से निरंतर लड़ने के बारे में है, यानी क्या ये पूरी तरह से कर्म और विजय का संदेश है? मैं आज इसी पक्ष को रखूंगी। मेरा मानना है कि रैंडी की कहानी हमें जीवन की अंतिम सांस तक हार न मानने की प्रेरणा देती है। और मैं इस चर्चा में एक बिल्कुल अलग नजरिया रखूंगा। मेरा तर्क यह होगा कि इसका मुख्य संदेश कर्म और विजय नहीं, बल्कि स्वीकृति और जुड़ाव है। देखिए, ये उन चीजों को स्वीकार करने के बारे में है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, और अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं को पीछे छोड़कर मानवीय संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के बारे में है। देखते हैं तो आप पाएंगे कि इसकी पूरी नींव उनके बचपन के बड़े सपनों पर रखी गई है। जीरो ग्रेविटी में तैरना, NFL में खेलना या फिर एक डिज्नी इमेजिनियर बनना। हाँ, वो उनके जीवन के बड़े लक्ष्य थे। बिल्कुल, ये सिर्फ एक बच्चे की फैंटेसी नहीं थी, ये ऐसे लक्ष्य थे जिन्होंने उनके पूरे जीवन को दिशा दी। लेकिन इस पूरी कहानी का जो सबसे मजबूत हिस्सा है वो है जिसे रैंडी ब्रिक वॉल्स यानी ईंट की दीवारें कहते हैं। स्रोत में वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये दीवारें हमें रोकने के लिए नहीं होती हैं। ये तो सिर्फ ये साबित करने के लिए होती हैं कि हम किसी चीज को कितनी शिद्दत से चाहते हैं। और मेरे विचार से मतलब यही इस लेक्चर का हृदय है। जीवन का असली अर्थ क्या है? हार ना मानना और उन दीवारों को तोड़ना। जब दुनिया कहती है कि कुछ नामुमकिन है, तब उस घर्षण से ही जीवन का अर्थ पैदा होता है। संघर्ष ही इंसान को परिभाषित करता है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि ईंट की दीवारों का रूपक बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मुझे लगता है कि आप इसके निष्कर्ष को थोड़ा ज्यादा रोमांसाइज कर रही हैं। अरे ऐसा क्यों? क्योंकि महत्वाकांक्षा निश्चित रूप से कहानी का एक हिस्सा है, लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं है। आप कह रही हैं कि संघर्ष इंसान को परिभाषित करता है, लेकिन स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। क्या उसके सारे सपने पूरे हुए? नहीं। अगर ये पूरी तरह से कर्म और विजय की कहानी होती, पर उन्होंने कोशिश तो की ना। हाँ, पर अगर संदेश ये होता कि बस मेहनत करो और दीवार टूट जाएगी, तो कहानी का अंत कुछ और होता। वास्तविकता ये है कि उन्होंने NFL में कभी नहीं खेला। इस कहानी का असली सार महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं है, बल्कि यथार्थ की स्वीकृति है। रैंडी का वो प्रसिद्ध उद्धरण याद करें, हम उन पत्तों को नहीं बदल सकते जो हमें मिले हैं, हम सिर्फ ये तय कर सकते हैं कि हम कैसे खेलते हैं। ये कोई नेवर गिव अप वाला पोस्टर नहीं है। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। ये एक गहरी दार्शनिक स्वीकृति है, यह समझना कि आप हर दीवार को नहीं तोड़ सकते। मैं आपकी बात मान लेती, लेकिन स्रोत में एक विरोधाभास है जिसे शायद आप नजरअंदाज कर रहे हैं। देखिए, जब आप कहते हैं कि उनके सारे सपने पूरे नहीं हुए और इसे आप स्वीकृति का नाम देते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि प्रयास करना व्यर्थ था? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि प्रयास व्यर्थ था। तो फिर क्या वो स्वीकृति हार मानने का दूसरा नाम नहीं है? रैंडी ने जो कहा उसका अर्थ ये नहीं था कि ये दीवार नहीं टूट रही तो बस बैठ जाओ। स्रोत कहता है कि भले ही NFL का सपना पूरा न हुआ हो, लेकिन उस कोशिश में उन्होंने टीम वर्क और मेहनत सीखी। वो प्रयास ही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। प्रयास का महत्व तो है। बिल्कुल। अगर हम सिर्फ परिस्थितियों से समझौता कर लें और मिले हुए पत्तों के साथ खेलना बिना विरोध के स्वीकार कर लें, तो क्या हम उन ईंट की दीवारों के सामने बिना लड़े ही हार नहीं मान रहे? मेरे लिए ये दीवारें एक चुनौती हैं। जैसे कोयला भारी दबाव के बिना हीरा नहीं बन सकता, वैसे ही बिना लड़े इंसान का चरित्र नहीं बन सकता। कर्म की वो प्रक्रिया ही अपने आप में विजय है। आपका ये हीरे और दबाव वाला उदाहरण बहुत दिलचस्प है, लेकिन मुझे लगता है कि ये रैंडी की वास्तविक स्थिति पर पूरी तरह से लागू नहीं होता।
आप संघर्ष और विजय को एक ही तराजू में तौल रही हैं। दीवार से टकराकर अपनी पहचान बनाना एक बात है, लेकिन रैंडी की असल स्थिति को देखिए। उनके सामने जो सबसे बड़ी ईंट की दीवार थी वो उनका पैंक्रियाटिक कैंसर था। हाँ, वो एक अजेय दीवार थी। बिल्कुल। क्या वो उस दीवार को तोड़ पाए? क्या कोई भी महत्वाकांक्षा मौत की दीवार को तोड़ सकती है? नहीं। इसलिए असली जीत उस दीवार को तोड़ना या उससे टकराते रहना नहीं है। तो फिर असली जीत क्या है आपके अनुसार? असली जीत ये समझना है कि जब आप दीवार नहीं तोड़ पाते तब आप क्या करते हैं। अपनी मृत्यु जैसी वास्तविकता को शालीनता से स्वीकार करना हार मानना नहीं है। ये मतलब एक उच्च स्तर की मनोवैज्ञानिक परिपक्वता है। ये समझना कि मैं इस बीमारी को हरा नहीं सकता, लेकिन मैं इसके साथ शांति से जी सकता हूं। वे दीवार से लड़ नहीं रहे थे, वे दीवार के अस्तित्व को स्वीकार करके अपना रास्ता बदल रहे थे। ठीक है, मैं आपकी इस बात की सराहना करती हूँ कि मृत्यु एक अजेय दीवार है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन जरा इस पर गौर करें कि उन्होंने उस दीवार के सामने खड़े होकर किया क्या? क्या वे शांति से एक कोने में बैठ गए? नहीं, वो तो उन्होंने नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। क्या उन्होंने दुनिया से किनारा कर लिया? नहीं, उन्होंने अपने काम, अपने प्रभाव और अपनी मेंटरशिप को नहीं छोड़ा। और यही बात मुझे इस बहस के अगले सबसे महत्वपूर्ण सवाल की तरफ ले जाती है। अगर कोशिश हमें अलग बनाती है तो उसका अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? स्रोत सामग्री बताती है कि जिंदगी में सफल होने का एक बड़ा राज है दूसरों के सपनों को पूरा करने में मदद करना। हाँ, उन्होंने अपने छात्रों की बहुत मदद की। हाँ, रैंडी ने न केवल खुद सपने देखे बल्कि अपने स्टूडेंट्स को गाइड किया। उन्होंने आलोचना करने वाले मेंटर्स की अहमियत बताई। ये सब सिर्फ स्वीकृति नहीं है, ये दुनिया पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ने की, एक लेगेसी बनाने की सक्रिय कोशिश है। ये मृत्यु के खिलाफ एक बचाव है। जब आप दूसरों की सफलता का माध्यम बनते हैं तो आप शारीरिक रूप से मरने के बाद भी वैचारिक रूप से जीवित रहते हैं। मुझे आपका ये तर्क बहुत सम्मोहक लगता है और मैं मानता हूं कि एक शिक्षक के रूप में उनका प्रभाव बहुत गहरा था। लेकिन एक सेकंड, क्या आपने इस पूरी कहानी के सबसे बड़े रहस्योद्घाटन पर विचार किया है? आप दुनिया पर प्रभाव छोड़ने और लेगेसी बनाने की बात कर रही हैं, लेकिन स्रोत हमें बिल्कुल अंत में एक बहुत ही गहरा सच बताता है। रैंडी का ये सार्वजनिक लेक्चर जो इतने बड़े ऑडिटोरियम में हजारों लोगों के सामने था। आप उस हिस्से की बात कर रहे हैं जहां वे अपने बच्चों का जिक्र करते हैं। बिल्कुल। स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि ये पूरा लेक्चर उनके छोटे बच्चों के लिए था और ये मेरे स्वीकृति और जुड़ाव के तर्क का सबसे बड़ा प्रमाण है। मतलब आप पूरी दुनिया के मेंटर बन सकते हैं, कितनी भी बड़ी लेगेसी छोड़ दें, लेकिन रैंडी को पता था कि उनके बच्चे बड़े होंगे और वो उन्हें गाइड करने के लिए नहीं होंगे। वो बहुत ही भावुक पल था। हाँ, और जब इंसान को ये एहसास होता है कि उसका अंत करीब है तो अहंकार या पेशेवर सफलता खत्म हो जाती है। रैंडी ने करियर की इस अंतिम महान उपलब्धि को भी सिर्फ अपने परिवार से जुड़ने के एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। तो अंततः वो महत्वाकांक्षा के बारे में नहीं था, वो अपने बच्चों के प्रति निस्वार्थ प्रेम और अपनी सीमा को स्वीकार करने के बारे में था। मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूंगी कि वो हिस्सा बेहद भावुक है। लेकिन रुकिए, अगर हम तर्क की कसौटी पर इसे परखें तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ उनके बच्चों के लिए था तो उन्होंने 400 लोगों का ऑडिटोरियम, कैमरा क्रू और एक सार्वजनिक मंच क्यों चुना? शायद इसलिए क्योंकि वे आसानी से अपने लिविंग रूम में बैठ सकते थे, एक कैमरा ऑन करते और अपने बच्चों के लिए एक निजी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि वो एक बड़े स्तर पर, क्योंकि वे एक परफॉर्मर थे। वे अपने बच्चों को सिर्फ ये नहीं बताना चाहते थे कि वे उनसे प्यार करते हैं, वे अपने बच्चों को ये दिखाना चाहते थे कि उनका पिता कैसा इंसान था। इसे इस तरह से सोचिए, ये एक पोस्टकार्ड भेजने और एक स्मारक बनाने के बीच का अंतर है। आप एक पोस्टकार्ड से भी संदेश दे सकते हैं, लेकिन जब आप ताजमहल जैसा स्मारक बनाते हैं तो वो एक व्यक्ति के लिए होने के बावजूद पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाता है। यह बहुत ही दिलचस्प तुलना है। रैंडी ने अपने बच्चों के लिए एक स्मारक बनाया। वे चाहते थे कि उनके बच्चे देखें कि उनका पिता अपने अंतिम दिनों में कमजोर नहीं था, बल्कि वो दुनिया को प्रेरित कर रहा था। ये एक सक्रिय कर्म था और इसी से समय का सही उपयोग होता है। मुझे आपका यह स्मारक बनाम पोस्टकार्ड का उदाहरण पसंद आया, लेकिन मुझे लगता है कि ये उनके इरादे को गलत तरीके से पेश कर रहा है। देखिए, ऑडिटोरियम उनका कार्यक्षेत्र था। वो जगह थी जहां वे सबसे अधिक जीवंत महसूस करते थे। वे चाहते थे कि उनके बच्चे उन्हें उस रूप में देखें।
लेकिन चलिए, आपने समय के उपयोग का जिक्र किया। स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली वाक्य है, समय ही वह सब है जो तुम्हारे पास है। आप इसे कैसे देखती हैं? मैं इसे समय के अत्यधिक नियंत्रण और प्राथमिकता के रूप में देखती हूँ। जब रैंडी को पता चला कि समय कम है, तो उन्होंने हर पल की कीमत समझी। उन्होंने समय की बर्बादी रोकी। स्रोत बताता है कि कैसे उन्होंने बेकार की चीजें छोड़ दी। ये क्या है? अगर मैं एक उदाहरण दूं, तो ये एक इमरजेंसी रूम के ट्रायाज डॉक्टर की तरह है। ट्रायाज डॉक्टर? हाँ, जब बहुत सारे मरीज आते हैं तो डॉक्टर किसी खरोंच का इलाज नहीं करता। जब सामने किसी को हार्ट अटैक आ रहा हो, वो कठोरता से गैर जरूरी चीजों को हटा देता है। रैंडी ने भी यही किया। उन्होंने अपने अधिकतम प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया। ये समय का चरम प्रबंधन है। मैं यहाँ आपसे पूरी तरह असहमत हूँ। समय ही सब कुछ का अर्थ, समय का नियंत्रण या उसे एक ट्राइज डॉक्टर की तरह मैनेज करना नहीं है। ट्राइज डॉक्टर अभी भी स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहा है। रैंडी अपनी मौत को फिक्स नहीं कर रहे थे। तो फिर बेकार की चीजों को छोड़ना और अपनी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करना क्या है अगर वो प्रबंधन नहीं है? ये उत्पादकता नहीं है, ये उपस्थिति है, ये रवैये का नियंत्रण है। देखिए, आप समय को नियंत्रित नहीं कर सकते। रैंडी के पास समय रेत की तरह फिसल रहा था। नियंत्रण का ये पूर्ण अभाव ही तो टर्मिनल बीमारी की वास्तविकता है। हाँ, वो तो है। उन्होंने जो नियंत्रित किया वो था उस सीमित समय के प्रति उनका रवैया। स्रोत में लिखा है कि उन्होंने दर्द झेला, लेकिन अंत तक मुस्कुराते रहे। ये समय के उत्पादन के चश्मे से देखने के बारे में नहीं है, ये हर पल को पूरी तरह जीने के बारे में है। उन्होंने गैर जरूरी चीजें इसलिए छोड़ी क्योंकि वो उस चिंता और महत्वाकांक्षा की दौड़ से मुक्त हो चुके थे। वे बस शांति और प्रेम के साथ जीना चाहते थे। मुझे लगता है कि हम यहाँ एक बहुत ही बारीक दार्शनिक अंतर पर चर्चा कर रहे हैं। आप इसे शांति और स्वीकृति कह रहे हैं, लेकिन मैं इसे एक सक्रिय चुनाव और तात्कालिकता कहती हूँ। जब स्रोत कहता है कि हर दिन ऐसे जियो जैसे ही तुम्हारा आखिरी दिन हो, तो ये कोई निष्क्रियता नहीं है, ये इंसान को जगाने की पुकार है। ये समझने के बारे में है कि आपकी ईंट की दीवारें कौन सी हैं और आज ही उन पर प्रहार करना शुरू करना है, क्योंकि कल जैसा कुछ नहीं होता। और मैं यही कहूंगा कि ये समझना कि कौन सी लड़ाई नहीं लड़नी है, यही सच्ची स्वीकृति है। आप अभी भी स्थिति को विजय और हार के चश्मे से देख रही हैं। स्रोत हमें बताता है कि सबसे जरूरी है तुम किसे प्यार करते हो और कौन तुम्हें प्यार करता है। जरा इसकी गहराई पर ध्यान दें। यहाँ ये नहीं लिखा है कि सबसे जरूरी तुम्हारी लेगेसी है। जब मृत्यु करीब होती है तो सारी महत्वाकांक्षाएं पृष्ठभूमि में चली जाती हैं। जो बचता है वो है शुद्ध मानवीय अनुभव। रैंडी का मुस्कुराना जीवन की अपूर्णताओं के साथ उनका सामंजस्य था। ये सामंजस्य उनके संदेश का एक हिस्सा है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकती। लेकिन हम उन छात्रों और उस प्रभाव को नहीं भूल सकते जो उन्होंने पैदा किया। अगर रैंडी का जीवन सिर्फ स्वीकृति के बारे में होता तो शायद वे अस्पताल में चुपचाप समय बिताते, लेकिन उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक दूसरों का मार्गदर्शन किया। ये उस आदमी का नजरिया है जो चाहता है कि दुनिया उसके न रहने पर भी बेहतर बने। लेकिन सोचिए, जब इंसान जानता है कि उसका खुद का कोई भविष्य नहीं है, तो वो ये सब किसके लिए कर रहा है? वो अपनी सीमाओं को पूरी तरह स्वीकार कर चुका है। ये लेगेसी से प्रेरित कर्म नहीं है, ये एक निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण स्वीकृति से प्रेरित कर्म है। उन्होंने अपने अहंकार को पीछे छोड़ दिया था। मुझे लगता है कि इस चर्चा के बाद हम दोनों इस बात से सहमत हो सकते हैं कि रैंडी पॉश का जीवन किसी एक सरल व्याख्या में नहीं बांधा जा सकता। अगर मैं अपने रुख को समेटूं, तो रैंडी की कहानी मुझे सिखाती है कि जीवन एक सार्थक युद्ध है। हमें अंतिम सांस तक सपनों के लिए लड़ना चाहिए। ईंट की दीवारें हमारे इरादों को मजबूत करने के लिए हैं। अजय दीवार के सामने भी हम ऐसा प्रभाव छोड़ सकते हैं जो पीढ़ियों का मार्गदर्शन करे। और मैं अपने रुख को समेटते हुए ये कहूंगा कि ये कहानी हमें मानवीय सीमाओं की असली सुंदरता सिखाती है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि सबसे महत्वपूर्ण चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। सच्ची शांति महत्वाकांक्षाओं की दौड़ में नहीं, बल्कि इस बात को स्वीकार करने में है कि हमारे पास जो पत्ते हैं वही वास्तविकता है। सफलता की कोई कीमत नहीं है अगर अपनों का प्यार ना हो। बिल्कुल। हालांकि हमारे दार्शनिक दृष्टिकोण अलग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बहस से एक गहरा निष्कर्ष निकलता है। शायद रैंडी खुद इन दोनों भावनाओं के बीच संतुलन बना रहे थे। एक तरफ जीवन की रोशनी को बचाने की जिद और दूसरी तरफ ढलते सूरज को शांति से स्वीकार करना। सही कहा आपने।
चाहे आप लड़ते रहने में विश्वास रखते हो या वर्तमान को स्वीकार करके शांति खोजने में, संदेश स्पष्ट है, समय सीमित है। हमें आज ही वो करना शुरू कर देना चाहिए जो हम वास्तव में करना चाहते हैं, क्योंकि स्रोत कहता है कल जैसा कुछ नहीं होता। और यही हम आज अपने श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहते हैं। अब आप खुद विचार करें, क्या आप रैंडी के जीवन से लड़ने की प्रेरणा लेते हैं या स्वीकार करने की शांति अपनाते हैं? हम कोई एक विजेता घोषित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस स्रोत सामग्री में अभी और भी कई गहरी परतें हैं जिन्हें आप खुद खोज सकते हैं। बिल्कुल। एक आदमी जो मौत के साए में मंच से जीवन के सबक दे रहा है, वो दृश्य इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक इंसान अपनी कहानी खुद लिख सकता है। सोचते रहिए और सवाल करते रहिए।